हमारा भारत का कुछ लोग गंदा सोच रखने का कारण हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लोग कितना परेशान होता है, उसका बारे में मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ। तो असलियत को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज मैं सब कुछ खुलासा करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ज़रूरी एंड इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं हमारा लेट ब्रदर एंड सिस्टर सैमुअल एंड रोजी संगमा का डेथ का साथ लिंक करके बताने वाला हूँ कि हमारा साथ ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको कंप्लीट हिस्ट्री पता चल जाएगा। और मेरा आप सब लोगों को गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बतने से हम किसी से भी छोटा बड़ा नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम जहां भी जाएं हमारा ज़िंदगी बहुत आसान होने वाला है। सभी लोग अपना अपना राइट एंड ड्यूटीज़ को जानकर अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर हमारा सभी सिटीजन का पास राइट नॉलेज होता तो हमारा दोनों ब्रदर एंड सिस्टर का कभी मौत नहीं होता। इसलिए ज्ञान को सारे दुनिया में फैलाना हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और हम सबका ज़िंदगी को बहुत आसान कर देने वाला है। इसलिए सब लोग सपोर्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोग नया सीख कर जाने वाले हो। इस वीडियो में जो भी बात बताया गया है उतना ज्ञान तो हम सभी नॉर्थ ईस्ट लोगों का पास होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला दिनों में राइट डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत दिक्कत आने वाला है। क्योंकि हमारा रीजन में इनर लाइन परमिट एंड ऑटोनोमस स्टेट का बारे में डिमांड चलते रहता है। उस वक्त ये जानकारी हमारे लोगों को मजबूत कर देने वाला है। हम सोच रहे थे कि मेनलैंड इंडिया में रहने वाले हम नॉर्थ ईस्ट वालों से काफ़ी डेवलपमेंट में और पढ़ाई लिखाई में हमसे एडवांस है, इसलिए वे लोग हमसे कई गुना अच्छे होंगे। लेकिन हमारा सोच गलत साबित हुआ। इवन द एजुकेटेड लोग रेसिज्म करता है और हमारा सरकार भी हमें बहुत नेग्लेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें समझाने के लिए फेल हो गया है, और या फिर हिंदुस्तान का खास सिस्टम ऑल द एबल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम आप लोगों का दिमाग से अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है? क्या हमारा इंडियंस लोग जो किताब में लिखा है उसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो नहीं लिखा है उसको ही मानते हैं? यह सवाल हमारा नॉर्थ ईस्ट वालों का दिमाग को कन्फ्यूज़ कर दे रहा है। हमें भी एक अच्छा ज़िंदगी जीना मन करता है। हमेशा से हमारा सरकार भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन करके हमारा रीजन में एक बेसिक नेसेसिटी का सुविधा को भी बनाकर नहीं दिया है, जो बाकी स्टेट में नॉर्मल बन चुका है। इसलिए हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेनलैंड इंडिया जाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मजबूरी में हैं और आप लोग हमें मार देंगे। हमारा लोगों का ऊपर जितना भी बड़ा बड़ा घटना घटा है उस पर सरकार कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाने का कारण हमारा विश्वास आप लोगों पर टूट गया है। आप लोग हमें जितना भी भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन करो, हम लोग अपना जगह में हमेशा से सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत कम आबादी होने का कारण हमें कुछ भी रिसोर्सेज का कमी नहीं है। चाहे तो हम मेनलैंड इंडिया से डिस्कनेक्ट होकर भी रह सकते हैं। जो भी हो, आने वाला दिनों में हमारा आबादी बढ़ने का साथ साथ हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। लेकिन आप लोगों का जगह पे पहले से ही पॉपुलेशन बढ़ चुका होने का कारण आने वाला दिनों में बहुत दिक्कत होने वाला है। वो दिन ऐसा होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों का ज़मीन को नोटिफाई करेंगे कि इतना ज़मीन पर खाना उगाना है, इतना ज़मीन पर ऑक्सीजन के लिए पेड़ उगाना है, इतना ज़मीन पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री चलाना है और उतना ज़मीन पर लोगों का घर बसाना है। तब आप लोगों का ज़मीन पे छत पर छत बनाकर लोगों को बसाने से भी पैर तक रखने को जगह नहीं होने वाला है। उस समय में आप लोग हमारे कम आबादी एरिया में बेटर प्लेस और बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर आने वाले हो। इसलिए किसी को भी छोटा कमज़ोर मत समझना, क्योंकि कोई भी कंडीशन का कुछ रीजन ज़रूर होता है। अभी हमें चाहे जितना भी कमज़ोर निकम्मा बोलो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम भी एक प्रिविलेज सोसाइटी ज़रूर बन पाएंगे। हमारा देश में क्यों इतना ज़्यादा रेसिज्म एंड रीजनलिज्म फैल रहा है, उसका बहुत सारे कारण हो सकता है। उसमें से कुछ रीजन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला रीजन, हमारा हिंदुस्तान में पहले से ही बेद ट्रेडिशन एंड बेद कल्चर का बारे में मशहूर है। जैसा खास सिस्टम ऑल द एबल प्रैक्टिस, शायद लोगों का दिमाग से भेदभाव रखने का सोच अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा रीजन, पॉलिटिकली भी पहले से ही हम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, उसका कारण भी हो सकता है। तीसरा रीजन, हमारे रीजन लेस डेवलप होने का कारण शायद हमें अनपढ़ गंवार निकम्मा सोचते होंगे। चौथा रीजन, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी कभी इनर लाइन परमिट एंड ऑटोनोमस स्टेट डिमांड करने के लिए प्रोटेस्ट करते समय में कभी कभी एक या दो मारवाड़ी का गाड़ी जला देते हैं, इसलिए वे लोग काउंटर रेसिज्म एंड रिवर्स रिटेलिएशन करते होंगे। लेकिन ये सब तो छोटे छोटे मामला था। आप लोगों का जैसा हमने किसी का भी जान तो नहीं ली है।
ये सब घटना होने का पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दोष है, क्योंकि हमारा रीजन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का कारण हमेशा से यहाँ का लोग डिससेटिस्फाइड है। अगर हमारा लोगों का बीच में सरकार और प्रशासन से विश्वास उठने लगेगा तो आने वाला दिनों में हमारा देश के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये सब हरकतें करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा इकोनॉमी का साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लिंक और कनेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूँ तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी बिल लाया था तब लोगों का सेंटीमेंट को कुछ हद तक हर्ट हुआ था, और उस समय में लोग स्पेंडिंग करना और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया था। तो उस समय में हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन पे चला गया था। इसलिए देश की लोगों का सेंटीमेंट को हर्ट करना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर दुनिया में अपना देश को आगे ले चलना है तो सरकार को पता चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा आबादी को पीछे छोड़कर दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और हमारा सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा दिल में जितना भी डर घुस गया है उसे जल्द से जल्द निकाल देना है और पहले की तरह सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहिए। हमारा देश दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना रखता है, लेकिन अपना देश में ही सबसे ज़रूरी चीज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी चीज़ का नाम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम सब मिलकर सोचने और समझने समय आया है। मेनलैंड इंडियंस लोग हमारा ऊपर सिंस इंडिपेंडेंस 75 साल से ही रूल करके आए हैं, लेकिन वे लोग हमें काफ़ी पहले से ही अलग मानते थे। इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि वे लोग हमें अलग सोचने का कारण हमें पीछे छोड़कर खुद को बहुत आगे लेकर गया है। इसको समझने के लिए हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करना होगा। नॉर्थ ईस्ट का पिछड़ने का मेन कारण पॉलिटिकली यहाँ पे पहले से ही ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को रिफ़र करें तो इंडिया में पहले का ज़माना में सबसे बड़ा साम्राज्य जैसा चोला एम्पायर एंड द्रविडियन एम्पायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड रहा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया का कल्चर का साथ कभी मिक्स नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ का कल्चर मेनलैंड इंडिया से काफ़ी अलग रहा है। बाद में यहाँ पे इंडिजिनस कल्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ और यहाँ का जितना भी ट्राइबल कल्चर का बीच में कुछ न कुछ एक दूसरे का साथ सिमिलरिटीज़ है। इसलिए हम सब नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल पॉपुलेशन कल्चरली मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल अलग हो गए, और बाद में यूरोपियन मिशनरीज़ का इन्फ्लुएंस का वजह से भी हम मेनलैंड इंडिया का कल्चर से बहुत अलग हो गए। इंडिपेंडेंस का बाद जब यहाँ पे नया सरकार बना, नॉर्थ ईस्ट का जगह ज़मीन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट होने का कारण और यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम होने का कारण पॉलिटिकली यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना फ़ायदेमंद नहीं समझा। इसलिए यहाँ पे बहुत पहले से ही डेवलपमेंट नहीं होने का कारण यहाँ पे बहुत सारे रिबेल ग्रुप निकलने लगा, और बहुत सालों तक यहाँ पे टेरर एक्टिविटी एक्टिव होने का कारण कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री यहाँ पे आना डरते थे जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते थे। लेकिन अभी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बन चुका है। जो पहले पॉलिटिकली इग्नोर करके रखने का वजह से पिछड़ा हुआ था, अभी फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट आने वाला दिनों में बाकी सभी स्टेट से आगे निकल जाने वाला है। अभी हमारा सरकार नॉर्थ ईस्ट पर इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का बाद यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। यहाँ पे जितना भी बेस्ट एंड नंबर 1 रोड्स, हाईवेज, 4 लेन एक्सप्रेसवेज, रेलवे लाइंस, एयर कनेक्टिविटी एंड सी रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे बन रहा है, और ये सभी इनिशिएटिव डिफरेंट स्कीम और प्रोजेक्ट का अंदर में बनाया जा रहा है, जैसा कि कलाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, सगलमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, उड़ान स्कीम और नॉर्थ ईस्ट मेगा रेल रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट। इसमें से कोई स्कीम अंडर कंस्ट्रक्शन में है और कुछ स्कीम मिनिस्ट्री का प्लानिंग प्रोसेस में है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल में बनाया जा रहा है ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ रोड ओवर देयर। ये सभी प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमी एंड चाइनीज़ एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ का लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट आने वाला दिनों में सभी स्टेट से आगे निकलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आया होगा कि हमारा सरकार फ्यूचर में सुपर पावर बनने का सपना रखता है और नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज़ एग्रेशन से बचाना चाहता है, इसलिए ये सब प्रोजेक्ट शुरू किया है। लेकिन हमारे लोगों का ऊपर उनका कितना कंसर्न है वो हमें कभी भी नहीं दिखाया है, इसलिए हम उन्हें उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी सबके लिए हाई टाइम है एक साथ जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने का। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वे लोग हमें मारते रहेंगे और हम अभी की तरह कभी भी सबूत जुटा नहीं पाएंगे और फ्यूचर में कोई भी केस को इतना हाई लेवल तक नहीं ले जा सकेंगे। फ्यूचर में वे लोग आसानी से हमारा केस को दबा देंगे, क्योंकि वे लोग हमें अपना मानता ही नहीं है, तो हमें क्यों सपोर्ट करें। जब भी उन लोग और हमारा बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोई भी हमें बचाने वाला और सपोर्ट करने वाला नहीं है बोलकर हमें पूरी तरह से पता चल चुका है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का सभी भाई बहन लोग हमारा साथ दो। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कितने सालों से हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बात किसी को भी उतना मालूम नहीं होगा शायद। वैसा ही फ्यूचर में भी होते रहेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी हम सब मिलकर सबक सिखाना चाहिए ताकि ऐसा घटना फ्यूचर में फिर ना हो। हम सब नॉर्थ ईस्ट का ट्रेडिशन एंड कल्चर एक ही है, इसलिए हम सब एकजुट होकर बुराई का ऊपर लड़ना चाहिए। अगर सरकार ही हमारा जान को वैल्यू नहीं देता है तो हम किस पर भरोसा करके इस देश में जिए। हमारा होम मिनिस्टर क्यों सामुएल एंड रोजी संगमा का केस को सीबीआई को देना नहीं चाहता है? हमारा सरकार क्यों आरोपियों को इतना ज़्यादा डिफेंड कर रहा है? ये सवाल पूरा नॉर्थ ईस्ट पर फिर से उठने लगा है। हमारा सरकार ऑटोक्रेटिक बन चुका है। हमारा ह्यूमन राइट्स को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। क्या गरीब, कमज़ोर एंड इनोसेंट लोगों का जान का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है क्या? ये सवाल सभी लोग सरकार से पूछ रहा है। काउंटर रेसिज्म एंड रिवर्स रिटेलिएशन को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट वालों भी कोई अच्छा है और कोई बुरा है। वैसा ही सेंट्रल इंडिया में रहने वाला लोग भी कोई अच्छा है कोई बुरा है। लेकिन जब भी वायलेंस होता है तो इनोसेंट लोगों का ही नुकसान होता है। इसलिए हम सब देशवासी बुराई का अगेंस्ट एक साथ मिलकर ऐसा खराब इंसान को जड़ से उखाड़ कर ख़त्म कर देना चाहिए। और हमारा सरकार का भी बैड कल्चर बन चुका है। मिलने वाला जस्टिस को भी हमें नहीं देना चाहता है। सरकार का आरोपियों को डिफेंड करने का कल्चर बन चुका है। अगर हमारा सरकार ही हमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को करके दिखाएंगे तो हम किस पर भरोसा करें कि हमारा भी अच्छा दिन आने वाला है। सभी बड़ा बड़ा घटना का पीछे सरकार का ही दोष है, क्योंकि सरकार ही हमें अनलॉफुल काम करना सिखाता है। इसलिए हम हमेशा सरकार की आदेश को सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा दोनों ब्रदर एंड सिस्टर लेट सामुएल एंड रोजी संगमा का डेथ लोगों का इनह्यूमन प्रैक्टिस का वजह से हुई है। इसलिए सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी ऐसा घटना किसी भी इनोसेंट का साथ हो सकता है। इसलिए दिस इज़ द हाई टाइम टू completely uproot the bad culture of our people. So please support us and stand with us to give the justice for two of the deceased person's family. जय हिंद, जय भारत।